चलो क्वेश्चन लिखो एक। फॉर विच ऑफ द फ्लोइंग गैस द इंटरनल एनर्जी विल नॉट डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर। ठीक है, फॉर विच ऑफ द फ्लोइंग गैस द इंटरनल एनर्जी विल नॉट डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर। ठीक है, जैसे मैं तुम्हें गैस दे दूं CO2 H2 N2 हीलियम, बताइए कौन सी गैस के लिए इंटरनल एनर्जी इज नॉट द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, जो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, या हीट कैपेसिटी, सॉरी इंटरनल एनर्जी छोड़ो, हीट कैपेसिटी। बोलो किसके लिए? देखो सिंपल सा, तुमने क्या देखा कि जो हमारा मोनो एटॉमिक गैस होती है, मोनो एटॉमिक गैस के लिए सिर्फ ट्रांसलेशन मोड एक्टिव होते हैं कि नहीं होते? ट्रांसलेशन मोड एक्टिव होते हैं। तो ट्रांसलेशन मोड होने की वजह से इसकी एनर्जी कितनी हो जाती है? 3/2 RT, और इसकी हीट कैपेसिटी कितनी हो जाती है? 3/2 R। होती है कि नहीं होती? तो इंटरनल एनर्जी जो होती है वो मोनो एटॉमिक गैस के लिए टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करती। किस सेंस में मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ? क्यों? क्योंकि अगर तुम्हारे पास कोई डाई एटॉमिक गैस आ जाती है या तुम्हारे पास कोई ट्राई एटॉमिक गैस आ जाती है तो उसमें वाइब्रेशनल मोड का कंट्रीब्यूशन होने के लिए टेम्परेचर डिपेंडेंस की जरूरत पड़ती है। समझ रहे हो? अगर टेम्परेचर डिपेंड नहीं करेगा, समझ रहे हो, जब अगर टेम्परेचर डिपेंड नहीं करता तो टेम्परेचर डिपेंड करेगा मतलब वाइब्रेशन के लिए। जब टेम्परेचर हाई होगा तो वाइब्रेशनल एक्टिव होगा, टेम्परेचर लो होगा तो वाइब्रेशन इनएक्टिव होगा। तो इसके लिए इसकी वैल्यू डिपेंड करेगी। मैं और क्वेश्चन और घुमा देता हूँ क्वेश्चन। मैं ये कह रहा हूँ कि तुम्हें ये गामा की वैल्यू किस गैस के लिए टेम्परेचर का फंक्शन नहीं है, और बोलो। और भी क्वेश्चन छोड़ो, हीट कैपेसिटी वगैरह छोड़ो, ये बताओ कि गामा के लिए गामा किस गैस के लिए टेम्परेचर का फंक्शन नहीं है? तो सिर्फ मोनो एटॉमिक गैस ही होगी। किसी भी तरीके के क्वेश्चन, बहुत तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं, सिर्फ मोनो एटॉमिक गैस के लिए टेम्परेचर गामा की वैल्यू फिक्स होती है। बाकी तुम डाई एटॉमिक गैस में देख लो या ट्राई एटॉमिक गैस में देख लो तो गामा की वैल्यू चेंज होती रहती है। तो मैं अगर तुम्हें लो टेम्परेचर पर गामा की वैल्यू बताऊं, लो टेम्परेचर पर अगर गामा की वैल्यू बताऊं तो गामा इक्वल टू 1.66 फॉर मोनो एटॉमिक गैस, गामा इक्वल टू 1.4 डाई एटॉमिक गैस, लो टेम्परेचर पे आ रही है, और गामा इज इक्वल टू 1.33 फॉर ट्राई एटॉमिक गैस। ठीक है, तो ये वैल्यू इतनी कंसीडर होती है लो टेम्परेचर पर। निकाल के देख लेना, लीनियर है, शायद लीनियर ही होगा, श्योर नहीं हो भाई मैं इसमें, ये निकाल के देख लेना लीनियर है कि नो लीनियर। 1.33 ट्राई एटॉमिक गैस जनरल। ठीक है, तो गामा की वैल्यू कौन सी गैस के लिए डिपेंड नहीं होती टेम्परेचर पे? मोनो एटॉमिक गैस के लिए। चलिए और क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया, बताओ। द रेशियो ऑफ Cp एंड Cv फॉर आइडियल गैस विल डिपेंड ऑन द टेम्परेचर ओनली। इज इट ट्रू और फॉल्स? क्वेश्चन लिख लो, मेरी तरफ मत देखो, हाँ या ना में जवाब मत दो। द रेशियो ऑफ Cp एंड Cv फॉर आइडियल गैस विल डिपेंड ऑन टेम्परेचर ओनली। इज इट ट्रू और फॉल्स? बताइए क्या होगा, बताइए क्या ये कथन सत्य है या असत्य है? बिल्कुल सही जवाब, गलत कथन है। क्यों? क्योंकि गामा की वैल्यू टेम्परेचर के साथ साथ एटॉमिसिटी ऑफ गैस के ऊपर भी डिपेंड करती है। ये ध्यान रखना कि जो गामा की वैल्यू होती है, जो ये गामा होता है, गामा इक्वल टू क्या होता है? Cp/Cv। तो इस गामा की वैल्यू टेम्परेचर के साथ साथ एटॉमिसिटी ऑफ गैस के ऊपर भी डिपेंड करता है, एटॉमिसिटी ऑफ गैस के ऊपर भी, राइट। अब सबसे लास्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज दैट फॉर लिक्विड एंड सॉलिड, बोलो, फॉर लिक्विड एंड सॉलिड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ del U by del V for liquid and solid? the value of, चलो लिख के आंसर ही दे देता हूँ, द सॉलिड एंड लिक्विड, द वैल्यू ऑफ del U by del V at constant temperature is equal to 0. Is it true
और फॉल्स? बोलो, ये कथन सत्य है कि असत्य है कि डेल यू बाई डेल वी सॉलिड और लिक्विड के लिए 0 होता है? बोलो, तो गलत ही आंसर दोगे तुम। फॉल्स है, 0 नहीं होता। क्यों? क्योंकि सॉलिड और लिक्विड में क्या होता है? इंटरेक्शन होता है। बेसिकली ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डेल यू बाई डेल वी इंटरनल प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा? तो जब इंटरनल प्रेशर होगा, सिर्फ आइडियल गैस के लिए तो 0 होता है, बाकी दुनिया में सॉलिड लिक्विड या किसी के बीच में बॉन्ड बने होंगे उन सब के लिए ये इंटरनल प्रेशर 0 नहीं होता। सिर्फ आइडियल गैस के लिए 0 होता है, सॉलिड लिक्विड के केस में कुछ ना कुछ इंटरनल प्रेशर हमेशा हो, क्योंकि बॉन्ड फॉर्मेशन हो रखा है। ठीक है, चलिए, तो बस यही है हीट कैपेसिटी से। और क्या पूछेगा? तो इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट हेडिंग डाल लो, स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन। नेक्स्ट हेडिंग डाल लो, व्हाट इज स्टेट फंक्शन एंड व्हाट इज पाथ फंक्शन। इसका थ्योरेटिकल प्रूफ तो मैं पहले भी दे चुका हूँ कि स्टेट फंक्शन क्या होता है और पाथ फंक्शन क्या होता है। आज थोड़ा मैथमेटिकल प्रूफ मैं तुम्हें देना चाह रहा हूँ कि हाउ विल यू डिटरमाइन इज इट स्टेट फंक्शन और इट इज पाथ फंक्शन। ठीक है, स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन। क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, तुम्हें जितना इजी लग रहा है ना ये, जब क्वेश्चन बताऊंगा ना तब देखूंगा कितने करोगे तुम। स्टेट फंक्शन का मतलब हो गया कि सिर्फ वो वैल्यू जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के ऊपर डिपेंड करती है, जो इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के ऊपर डिपेंड करती है, सिर्फ इनिशियल फाइनल। उसे मतलब नहीं है कि किस रास्ते से वो जा रहा है, वो कहाँ जा रहा है, क्या जा रहा है, हमें बस मतलब है कि उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है और उसका फाइनल डेस्टिनेशन क्या है। दिस इज मैटर, यही मैटर करता है। लाइक कि अगर मैं तुम्हें बोल दूं कि मुझे ए से पॉइंट स्टार्ट करना है, दिस इज अवर स्टार्टिंग पॉइंट, और मुझे बी तक पहुंचना है, ठीक है, लाइक कि इसकी एनर्जी ई ए है और इसकी एनर्जी ई बी है, ठीक है, और मुझे देखना है चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगा, कि कितनी हमने एनर्जी चेंज देखा। अब ए से बी तक पहुंचने के लिए मैं 4-5 रास्ते ले लेता हूँ, ऐसे घूम घूर के मैं इधर पहुंच गया। तो मैं मान लिया वो बी पॉइंट ले लिया, ये सी, ये डी, ये ई ले लो, फिर ज़्यादा एक्सप्रेशन लंबा हो जाएगा, ठीक है, ये पॉइंट पहुंच गया। फिर दूसरा रास्ता मैंने क्या किया, पहले इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर पहुंच गया। मतलब पहले मैं इधर पूछा एन पे, फिर मैं पूछा एन पे, फिर मैं पूछा एल पे, फिर मैं पूछा पी पे, और फिर जाके मैं बी पे गया। मैं भी पागल था, घूमता रहा एनर्जी लेके, मैं भी घूमता रहा, क्योंकि वर्क मोड ऑफ ट्रांसफर, ये क्या होता है, पाथ फंक्शन मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होता है, मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होता है, राइट। तो मैं भी घूमता रहा। अब मैं पूछ रहा हूँ कि इंटरनल एनर्जी चेंज कितना हुआ। तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट देखना हमें मतलब नहीं है कि कौन सा रास्ता कहाँ से जा रहा है, चाहे वो आगरा घूम के जा रहा हो, दिल्ली या कहीं भी जा रहा हो, हमें कोई मतलब नहीं है। तो मैं इंटरनल एनर्जी जब चेंज देखूंगा डेली, तो मैं हर एक स्टेप के लिए इंटरनल एनर्जी देखूंगा। जैसे इस फर्स्ट स्टेप पे पूछा तो इसके लिए कितनी हो जाएगी, ई सी माइनस के ई ए हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, प्लस फिर वो डी पे पहुंचा तो डी क्या है, फाइनल पॉइंट, तो ई डी माइनस के ई सी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। फिर वो ई पे पहुंचा, प्लस के ई सी माइनस के ई डी हो जाएगी, ई सी माइनस के ई डी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। पॉइंट है सी माइनस के और डी माइनस के सी हो गया, ई माइनस के डी हो गया, लास्ट पॉइंट। तो प्लस एनर्जी क्या हो जाएगी, ई बी माइनस के ई हो जाएगी। देखो ये टोटल एनर्जी आएगी कि नहीं डेली। मैं जो अगर इसका डेली निकालूँ तो क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल इस स्टेप के लिए, फाइनल माइनस इनिशियल इस स्टेप के लिए, इस स्टेप के लिए, इस स्टेप के लिए, राइट। अगर मैं टोटल एनर्जी ऐड कर दूँ तो हमारा डेल्टा ई हमें क्या मिलेगा, ई बी माइनस के ई ए मिलेगा। हम कौन सा पाथ फॉलो किया, हमने ये पाथ फॉलो किया, पाथ 1, ये पाथ 2 और ये पाथ 3। तो मैं किसी भी पाथ से जा लूँ, किसी भी पाथ से पहुंच जाऊँ, हमें डेल्टा ई इक्वल टू ई बी माइनस के ई ए ही मिलेगा। क्यों, क्योंकि ये सारी की सारी वैल्यू आपस में कट जाएगी, ये सारी की सारी वैल्यू आपस में कट जाएगी, ये सारी की सारी वैल्यू कट जाएगी और हमें क्या मिलेगा, बस ई बी माइनस के ई ए ही मिलेगा। चाहे तुम कोई सा ही पाथ ले लो, ये तो पाथ 1 से निकाला था,
ये तो पाथ 1 से निकाला था, अगर मैं इसको पाथ 2 से निकालूं तब भी हमारा डेली जो चेंज आएगा वो ई बी माइनस के ई ए ही तो आ रहा है। या तुम इसके थ्रू जाके देख लो, ये एम एन या और गंदा सा रास्ता बना लो, और भी बना लो। लो इधर गया इधर गया इधर गया, चाहे तुम 70 चक्कर काट लो इधर ही, लो काट लो और फिर बी तक पहुंच जाओ। चाहे तुम कितने 10 दिन तक घूमते रहो, पहुंचना तुम्हें बी पे ही है। तो स्टेट फंक्शन का पॉइंट यही होता है कि सिर्फ वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है। उसे नहीं पता कि रास्ते में तुम किसी के घर खाना रुके, किसी के पास सोए या क्या किया तुमने, उसे कोई मैटर नहीं। फाइनल पॉइंट है कि बस उसे यहाँ पे पहुंचना है बी पॉइंट तक। तो इनका जो चेंज आएगा वो कितना होगा, ई बी माइनस के ई ए। तो ये जो सारे पॉइंट है ये क्या दिखा रहे हैं कि स्टेट फंक्शन बस जो डिपेंड करता है वो इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट के ऊपर डिपेंड करता है। अब सेकेंड पॉइंट आता है। सेकेंड पॉइंट यह कि अगर मैं कोई क्लोज पाथ ले लूँ, कोई भी क्लोज पाथ, लाइक कि मैं इंटरनल एनर्जी चेंज देख रहा हूँ किसी भी क्लोज पाथ में, ये तो था ओपन था, इधर से डायरेक्ट ए से बी पहुंचना था उसे, दिस इज नोट। अगर मैं कोई क्लोज पाथ ले लूँ, मैंने ये एक क्लोज पाथ लिया ए बी सी और डी, और इसके लिए मैं पूछने लगा कि डेल्टा ई चेंज कितना होगा, तो मैं यहाँ से स्टेप कर लूँ, स्टेप फर्स्ट सेकंड थर्ड। पॉइंट ये है कि वो ए से स्टार्ट किया, डी से किया और डायरेक्ट फिर से कहाँ पे आ गया, ए पॉइंट पे पहुंच गया। मतलब उसके लिए स्टार्टिंग पॉइंट भी ए है और फाइनल पॉइंट भी बी है, मतलब फाइनल पॉइंट भी यही है। यही उसके लिए इनिशियल पॉइंट है और यही इसके लिए फाइनल पॉइंट है। जहाँ से स्टार्ट किया वहाँ पे पहुँचेगा। तो इसके लिए इंटरनल एनर्जी चेंज क्या होगा, आओ बताता हूँ। मैं क्या करूँगा, ई बी माइनस के ई ए प्लस के ई सी माइनस के ई बी प्लस के ई डी माइनस के ई सी प्लस के ई ए माइनस के ई डी, यही तो करूँगा। सारी एनर्जी कट जाएगी, सारी की सारी। देख लो घुमा लो नजरें। तो डेल्टा ई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। इससे हमें जानते हो क्या बात पता चली, हमें इसे बात पता चली कि किसी भी अगर क्लोज पाथ के लिए हम डेली चेंज देखेंगे या किसी स्टेट फंक्शन का चेंज देखेंगे तो वो ऑलवेज इक्वल टू 0 आएगा। या मैं और इसे मैथमेटिकल एक्सप्रेस करूं तो किसी भी साइक्लिक इंटीग्रल का जो क्लोज पाथ होगा एनर्जी का, या इसको डेल्टा ई, हमेशा क्लोज पाथ के लिए क्या आएगा, दिस इज कंडीशन फॉर स्टेट फंक्शन, कि तुम स्टेट फंक्शन निकालोगे किसी भी क्लोज पाथ का वो 0 आएगा। 0 आना ही है। 0 क्यों आएगा भाई, सिंपल सी बात देखो, जब उसका स्टार्टिंग पॉइंट भी वही है, फाइनल पॉइंट भी यही है, और जब तुम डेल्टा ई देखोगे उसका स्टार्टिंग पॉइंट भी ई है और उसका फाइनल पॉइंट भी ई है, ई में से ये गया तो डेल्टा ई तो 0 आना ही है। और चाहे तुम घूम के चले जाओ उसी पॉइंट पे भाई, चाहे तुम 70 धक्के खा के कहीं भी आ जाओ भाई, चलो तुम अपने घर से चले, ये तुम्हारा होम है। तुम्हारा क्या आता, तुम सुबह निकलते थे और शाम को पता नहीं दुनिया में घूम फिर के आ जाते थे शाम को घर ही, तो डेल्टा ई क्या हो जाएगा, 0। मतलब आना तुम्हें घर पे ही है, चाहे कुछ भी कर लो, कहीं से भी घूम के आ जाओ। तो इनिशियल और जो फाइनल पोजीशन इक्वल सेम ही होती है, तो स्टेट फंक्शन इक्वल टू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ये क्लोज पाथ के लिए। अब क्वेश्चन ये उठता है कि कौन कौन से स्टेट फंक्शन होते हैं। तो जितने भी हमारी एनर्जी टर्म होती है, मैं तुम्हें और इजी बताऊं, तुम पाथ फंक्शन जान लो कि पाथ फंक्शन क्या होते हैं, और उससे बाकी जितने भी बच गए ना वो सारे के सारे स्टेट फंक्शन है, चाहे वो कुछ भी हो। आओ बता देता हूं। पाथ फंक्शन कौन कौन से हैं जान लो, बस 3 ही तो चीज़ है पाथ फंक्शन। एक तो वर्क क्या होता है पाथ फंक्शन, एक होता है हीट भी क्या है पाथ फंक्शन, एक होती है हीट कैपेसिटी भी क्या होगी पाथ फंक्शन, जिसमें Cp एंड Cv आ जाएगा। ये तीनों के तीनों पाथ फंक्शन होते हैं। इससे अलग जो भी तुम्हारे पास चीज़ें हैं वो सारी की सारी स्टेट फंक्शन में आ जाएगी। जैसे तुम्हारे पास क्या क्या है, तुम्हारे पास डेल्टा ई एनर्जी है कितनी, G है, H है, U है, A है, तुम्हारे पास टेम्परेचर है, प्रेशर है, वॉल्यूम है और एंट्रोपी है। जितनी भी सारी चीज़ें हैं तुम्हारे पास, केमिकल पोटेंशियल है, ये सारी की सारी चीज़ें तुम्हारी क्या है, स्टेट फंक्शन है। ये सिर्फ डिपेंड करती है इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे, राइट और रॉन्ग बोलो। अब तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, विच वन ऑफ द पाथ फंक्शन, विच वन ऑफ द स्टेट फंक्शन, ऐसा क्वेश्चन आ रखा है। तो पाथ फंक्शन बस इन वर्क है, हीट कैपेसिटी में Cp Cv लिख के दे दे तो ये भी हमारे क्या है पाथ फंक्शन ही है। बाकी इन्हें छोड़कर जो भी आ जाए, एनर्जी टर्म आ जाए या वेरिएबल टर्म आ जाए, वो सारी की सारी तुम्हारी स्टेट फंक्शन है। अब एसेंशियल क्राइटेरिया लिख लो।
एसेंशियल क्राइटेरिया फॉर स्टेट फंक्शन क्या होगा? हेडिंग डालो, एसेंशियल क्राइटेरिया फॉर स्टेट फंक्शन। बहुत सिंपल है। पहली कंडीशन तो ये है एसेंशियल क्राइटेरिया की, पहली कंडीशन कि सिर्फ वो डिपेंड करेगा इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे, डिपेंड ओनली इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ठीक है, ओके। सेकंड पॉइंट कि जो उसका साइक्लिक इंटीग्रल होगा क्लोज पाथ में डेली, वो या चेंज जो तुम साइक्लिक क्लोज पाथ में ढूंढोगे, इसका मतलब क्लोज पाथ होता है जब भी ये इंटीग्रल साइन पे आ जाता है ना सर्कल, इसका मतलब क्लोज पाथ। तो क्लोज पाथ इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। अगर तुम ऐसे लिख के दे देना डेली, ये नॉट इक्वल टू 0 है। अगर तुम्हें डेल ई और इस तरीके से लिख के दे तो ये इक्वल टू 0 है। पॉइंट ध्यान रखना, तो उसका क्लोज पाथ के लिए 0 होगा। थर्ड पॉइंट कि जो स्टेट फंक्शन होते हैं, जो स्टेट फंक्शन होते हैं वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल होते हैं। वो क्या होते हैं? एग्जैक्ट डिफरेंशियल होते हैं। और लास्ट और इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो स्टेट फंक्शन होते हैं, स्टेट फंक्शन फॉलो यूलर थ्योरम। ठीक है, ये 4 एसेंशियल क्राइटेरिया है किसी भी स्टेट फंक्शन होने के लिए। तुम एक पॉइंट से डिपेंड नहीं कर सकते कि जो तुम्हारे पास कोई स्टेट फंक्शन होगा, कोई राइट कोई भी स्टेट फंक्शन हो, जी होगा, एच हो गया, यू हो गया, वट जो भी स्टेट फंक्शन है, उसका जो डिपेंडेंस होगा सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन के ऊपर ही होना चाहिए। सेकंड पॉइंट, वो क्लोज पाथ में जब भी तुम उसकी वैल्यू फाइंड आउट करोगे वो 0 आएगी। तीसरा पॉइंट कि स्टेट फंक्शन एग्जैक्ट डिफरेंशियल होना चाहिए। ये 2 पॉइंट तुम्हें अभी क्लियर नहीं है, मैं इन्हें अभी डिस्कस करूँ। लेकिन उससे पहले क्वेश्चन ये कि अगर तुम्हारे पास इस टाइप से कोई क्वेश्चन दे दे, ये टाइप से क्वेश्चन, और ये तुम्हें क्लोज पाथ दे दिया, कोई पीवी डायग्राम है और ये तुम्हें क्लोज पाथ दे दिया ए बी सी और डी, ठीक है, कोई भी पीवी डायग्राम है, और तुमसे पूछ लिया कि फॉर दिस ग्राफ फाइंड आउट द डेल्टा जी, फाइंड आउट द डेल्टा एच, फाइंड आउट द डेल्टा यू, फाइंड आउट द डेल्टा ए, तो क्या होगा? वो मेरे भाई करने मत बैठ जाना, क्योंकि ये क्लोज पाथ है और क्लोज पाथ के लिए हमारा जो साइक्लिक इंटीग्रल होता है वो 0 होता है। क्यों 0 होता है? क्योंकि ये सारे के सारे स्टेट फंक्शन हैं, ये सारे के सारे स्टेट फंक्शन है। डेल्टा एच, डेल्टा यू, डेल्टा ए, डेल्टा एस, डेल्टा टी, डेल्टा यूई, डेल्टा पी, ये सारे के सारे इस क्लोज पाथ के लिए 0 होंगे। क्यों? बिकॉज ये एक स्टेट फंक्शन है। पॉइंट नंबर 2, क्वेश्चन ऐसा भी आया था, अभी आया था दिसंबर 2019 में क्वेश्चन आया था कि स्टेट फंक्शन में सपोज करो कि तुम्हारे पास ए से स्टार्ट होती है कोई वैल्यू और बी पे पहुंचती है, और बी से वो वैल्यू पहुंच जाती है सी पे। ए से बी तक का उसका चेंज है 10, बी से सी तक का टोटल चेंज है उसका 20। तो मुझे बताओ कि ए सी कितना होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए सी। तो तुम्हें पता है वो गिवन लिख के देगा, एंट्रोपी दी थी उसने, छोड़ो ना, एंट्रोपी दी थी कि एस ए, एस बी और एस सी, दिस इज योर फाइनल पॉइंट, दिस इज योर इनिशियल पॉइंट। उसने पूछा था कि जो एस ए सी तक का जो वैल्यू होगी, यहां से यहां तक की जो वैल्यू होगी, क्या वैल्यू होगी? यहां तक की गिवन थी, एस ए से बी तक की 10 वैल्यू थी, बी से सी तक की 20 वैल्यू थी, पूछी थी कि एस ए सी से क्या वैल्यू होगी। और तुम्हें पता है कि जो एंट्रोपी होता है एक स्टेट फंक्शन होता है, राइट। स्टेट फंक्शन होगा तो पाथ के ऊपर तो डिपेंड करेगा नहीं, ऑब्वियसली बात है, इनिशियल फाइनल पोजीशन। तो क्या यहां से यहां तक फाइनल पोजीशन कितनी आ रही है? 20 और 10, तो टोटल एस ए प्लस के एस बी प्लस के एस सी, ये जो टोटल वैल्यू होगी, तो ओवरऑल जो हमारी यहाँ की एस बी सी की वैल्यू हो जाएगी, कितनी हो जाएगी? 30 हो जाएगी। मतलब स्टेट फंक्शन का यही होता है कि यहाँ से यहाँ तक का जो चेंज है 30 है, चाहे तुम किसी भी क्लोज पाथ से जाओ, वो ओवरऑल चेंज जो होना चाहिए वो 30 आएगा। क्वेश्चन देख लेना जो उसमें इस बार आया था दिसंबर 2019 में, या मैं किसी टेस्ट सीरीज में डलवा दूंगा, ऐसे ही कंसेप्ट सेम ही था, राइट। तो स्टेट फंक्शन के लिए तुम्हें ऐसे ही दे देता है डायरेक्ट, इंटरनल एनर्जी चेंज पूछ लेगा कि यहाँ से ए से बी तक की इंटरनल एनर्जी है 20 किलो जूल, बी से सी तक की इंटरनल एनर्जी है 30 किलो जूल, ठीक है। तो मुझे बता कि ए से सी तक की इंटरनल एनर्जी, टोटल इंटरनल एनर्जी कितनी होगी। तो टोटल इंटरनल एनर्जी कितनी होगी, यहाँ से 20 है, यहाँ से 30 है, तो टोटल कितनी हो जाएगी? 20 प्लस के 30 इक्वल टू 50 किलो जूल एनर्जी हो गई भैया। ले, टोटल एनर्जी ए से सी तक की कितनी हो गई? 50 किलो जूल हो गई।
बात सिंपल है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द एग्जैक्ट डिफरेंशियल और व्हाट इज द यूलर थ्योरम। देखिए ध्यान से समझो कि सपोज करो तुम्हारे पास कोई जेड है और जेड इज द फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। तो अगर मुझे उसका एग्जैक्ट डिफरेंशियल लिखना है तो वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल में कैसे लिखूंगा? ठीक है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल का एक्चुअल मीनिंग क्या है कि सपोज करो जेड इज द फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, तो अगर मुझे इसका एग्जैक्ट डिफरेंशियल लिखना है तो मैं इधर क्या लिखूंगा, डी जेड इज इक्वल टू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जेड विद रेस्पेक्ट टू एक्स एट कांस्टेंट वाई एंड डी एक्स। दिस इज द फॉर वन पॉइंट। ठीक है, सेकंड में क्या करूंगा, डेल जेड विद रेस्पेक्ट टू वाई एट कांस्टेंट एक्स और यहां पे कितना करूंगा, डी वाई। तो जो ये इक्वेशन है, दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट द एक्सियल डिफरेंशियल फॉर फंक्शन ऑफ z। मतलब किसी भी फंक्शन के लिए, लाइक सपोज कि अगर तुम्हें z इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई कोई वैल्यू दे रखी है, अगर मुझे इसका एग्जैक्ट डिफरेंशियल लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा, डेल जेड बाई डेल एक्स वाई डी एक्स। इस तरीके से मैं इसका एग्जैक्ट डिफरेंशियल लिखूंगा। ये तुम्हारी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। अब मैं अगर इस डी जेड में से डी जेड इक्वल टू इसको मान लेता हूं एम डी एक्स प्लस के, इस वैल्यू को मान लेता हूं एन डी वाई। ठीक है, अगर इस फॉर्म में ये भी अब भी हमारा एग्जैक्ट डिफरेंशियल ही है, अब भी ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल ही है। बस मैंने क्या किया, इसकी जगह वैल्यू पुट की है तो ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल ही, ये क्या है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन ही है। अब देखो ध्यान से, अकॉर्डिंग टू यूलर थ्योरम, according to Euler theorem, if del m with respect to del y at constant x equal to del n with respect to x at constant y हो जाता है तो वो हमारा एक स्टेट फंक्शन हो जाता है। सुन लो मेरी बात ध्यान से, मैंने क्या बोला है कि जब भी तुम्हारे पास कोई क्वेश्चन कराऊंगा उस पर ज्यादा क्लियर आएगा। अभी बात सुन लो, एग्जैक्ट डिफरेंशियल लिखना था, जेड इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई। पहले एक बार जेड का डिफरेंशियल कर दो एक्स के साथ, यहाँ पे क्या लिख दोगे, डी एक्स, और जब एक्स के साथ कर रहे हो तो वाई को क्या रखोगे, कांस्टेंट। एक बार जेड का कर दो वाई के साथ, और जब वाई के साथ करोगे तो एक्स अंदर बार कांस्टेंट होगा और क्या कर दोगे, डी वाई फुल डेरिवेटिव। अब डी जेड को, इसको मैंने m मान लिया और उसको मैंने n मान लिया, तो हमारा क्या बन जाएगा, एम डी एक्स प्लस के एन डी वाई। ये भी एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। अब अगर मुझे यूलर थ्योरम फॉर्म करनी है तो यूलर थ्योरम क्या कहती है कि अगर डेल m विद रेस्पेक्ट टू डेल y, मतलब इस डेल m का डिफरेंशियल अगर मैं डेल y के साथ कर दूं एट कांस्टेंट x पे, इक्वल टू हो जाता है डेल n बाई डेल x एट कांस्टेंट y, तो हमारा जो फंक्शन है z, जो हमारा z फंक्शन है वो हमारा एक स्टेट फंक्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। सारी कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए कि स्टेट फंक्शन के लिए, तभी वो हमारा स्टेट फंक्शन होगा, अदरवाइज वो स्टेट फंक्शन नहीं होगा। राइट और रॉन्ग, क्लियर है बात। अब देखो इन इक्वेशन को यूज कैसे करना है, बहुत बताता हूं कि जब तक कभी भी तुम्हें क्वेश्चन मिलेंगे तो यहां से दो टाइप के क्वेश्चन मिल सकते हैं। फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन तुम्हें क्या मिलेगा कि तुम्हें डायरेक्ट ये इक्वेशन मिल जाए, एम डी एक्स प्लस के एन डी वाई। दो टाइप के कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल और यूलर थ्योरम से तुम्हें दो टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे और दोनों को मैं बिल्कुल अलग सेपरेट करके बता रहा हूं। फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन ये है कि डायरेक्ट तुम्हें क्वेश्चन, फर्स्ट टाइप कि डायरेक्ट तुम्हें कोई फंक्शन दे दे कि डी जेड इज इक्वल टू एम डी एक्स प्लस के एन डी वाई, इस टाइप का क्वेश्चन दे दे कि ये है, तो ऐसे क्वेश्चन के लिए तुम डायरेक्ट क्या लगाओ कि डेल एम विद रेस्पेक्ट टू डेल एक्स एट कांस्टेंट वाई इज इक्वल टू डेल एन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ पे वाई आएगा, बार एक्स आएगा। ठीक है, देखो m का y के साथ एट कांस्टेंट x, n का x के साथ एट कांस्टेंट y आ जाता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट डिफरेंशियल होगा। ठीक है, पॉइंट नंबर 1। तो ऐसे क्वेश्चन कौन से हैं, तुमने याद करो, मैंने तुम्हें 3-4 कराए थे क्या कि dh, dg, du एंड डी, ये चेंज लिखवाए थे कि नहीं लिखवाए थे। तो ये सारे के सारे क्या है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में रहते हैं। किसकी, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में। देखो लगाओ फॉर्मूला, क्या लगाओगे, यहाँ पे लिख लो, चलो ये देखो, सत्य प्रकाश
टायर्ड वेरी मच, हे गोड अभी उठा ले। तो डीएच इक्वल टू क्या होगा, देखो डीएच इक्वल टू क्या हो जाएगा, टीडीएस प्लस के क्या हो जाएगा, वी डीपी हो जाएगा, राइट। सेकंड देखो डीजी क्या हो जाएगा, तो डीजी इक्वल टू हो जाएगा वी डीपी माइनस के एस डी हो जाएगा। डी यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी यू इज इक्वल टू हो जाएगा टी डी एस माइनस के पी डी वी, एंड डी इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस के एस डी टी माइनस के पी डी वी। ये सारी इक्वेशन मुझे पता है, तुम्हें लिखवा रखी है, सब कुछ पता है। तो ये जो हमारी इक्वेशन है, अगर तुम ध्यान से देख पा रहे हो, इन सारी इक्वेशन को, ये सारी की सारी क्या है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल है कि नहीं है। देखो इस इक्वेशन को देखो और इस इक्वेशन को देखो, है कि नहीं है। डी जेड इक्वल टू एम डी एक्स प्लस के एन डी वाई इस फॉर्म में अवेलेबल है कि सारी इक्वेशन नहीं है ना। तो इन इक्वेशन के लिए मैं डायरेक्ट क्या लगा सकता हूँ, डेल एम बाई डेल वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू डेल एन डेल एक्स, ये फॉर्मूला लगा सकता हूं। तो अगर मैं इस इक्वेशन पे ये यूलर थ्योरम अप्लाई करता हूं तो हमारा एक्सप्रेशन आ जाता है, देखो क्या एक्सप्रेशन आता है, तो हमारा एक्सप्रेशन आता है डेल टी विद रेस्पेक्ट टू प्रेशर, डेल टी विद रेस्पेक्ट टू प्रेशर एट कांस्टेंट एस इज इक्वल टू हो जाएगा डेल वी विद रेस्पेक्ट टू एस एट कांस्टेंट पी। बोलो बात क्लियर है कि नहीं है। तो ये दोनों एक्सप्रेशन क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं। बोलो होते हैं कि नहीं होते, अरे होते हैं यार। बोलो अब इक्वल है, डेल टी बाई डेल पी एट कांस्टेंट एस पार्शियल डेरिवेटिव इक्वल टू क्या है, डेल वी बाई डेल एस एट कांस्टेंट प्रेशर। बस इन्हीं इक्वेशन से एक्सैक्ट डिफरेंशियल की फॉर्म में तुमसे क्या पूछ लेगा कि एक डीएच चेंज इतना है, डीएच इज इक्वल टू टीडीएस प्लस के वीडीपी है, तो मुझे बताओ कि यूलर थ्योरम जब अप्लाई करेंगे तो कौन से दो पार्शियल डेरिवेटिव होंगे जो आपस में इक्वल होंगे, कौन से दो पार्शियल डेरिवेटिव होंगे जो आपस में इक्वल होंगे। तो जब तुम ये पहली इक्वेशन लगाओगे तो इसके इक्वेशन से हमारे पास डेल टी विद रेस्पेक्ट टू डेल पी एट कांस्टेंट एस इज इक्वल टू आ जाएगा डेल वी बाय डेल एस एट कांस्टेंट टी, राइट। इस सेकेंड इक्वेशन से हमारे पास आ जाएगा डेल वी बाय डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस के डेल एस बाय डेल पी एट कांस्टेंट के टेम्परेचर। इस इक्वेशन से जो हम यूलर थ्योरम लगाने के बाद हमारा जो एक्सप्रेशन आएगा वो क्या आ जाएगा, डेल टी बाय डेल वी एट कांस्टेंट एस इज इक्वल टू डेल पी बाय डेल एस एट कांस्टेंट वी माइनस के, इस इक्वेशन से माइनस के डेल एस बाय डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इक्वल टू माइनस के डेल पी बाय डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। बोलो अरे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। बस तो ये क्वेश्चन आ रखे हैं तुम्हारे एग्जाम में, मैं बता रहा हूँ ये क्वेश्चन आ रखे हैं कि ये तुम्हारे पास इन एनर्जी का चेंज दे देगा और पूछ लेगा कि आफ्टर अप्लाई यूलर थ्योरम तो क्या एक्सप्रेशन आता है हमारा। तो इस थ्योरम से हमारे पास ये दो पार्शियल डेरिवेटिव इक्वल आते हैं, इससे ये पार्शियल डेरिवेटिव, इससे ये, और इस इक्वेशन से ये आते हैं। तो ये फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन है जो तुम्हें स्टेट फंक्शन से इन एक्सप्रेशन को यूज करके वो पूछ सकता है, या कोई भी व्हाटएवर तुम्हें इक्वेशन दे सकता है। तुम्हें कोई भी ऐसी इक्वेशन दे देगा कि ये देख कि डी जेड इज इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर डी एक्स है प्लस के वाई स्क्वायर डी वाई है। तो ये इक्वेशन भी किसके साथ कंपेयर कर रही है, एम डी एक्स प्लस के एन डी वाई। तो बस इसमें भी तुम यूलर थ्योरम लगा सकते हो कोई भी। तो इस फॉर्म में कोई भी इक्वेशन मिलती है तो उसके लिए ये एक्सप्रेशन लगाना, और जो एक्सप्रेशन की फॉर्म में भी वो क्वेश्चन में पूछ सकता है और बहुत वाली फॉर्म में पूछ सकता है। तो उसमें जितने भी थे डी एच डी जी डी यू, इस तरीके की इक्वेशन लगा के हमारे पास ये एक्सप्रेशन आते हैं, राइट। सेकेंड टाइप के क्वेश्चन क्या होते हैं,